नमस्कार, मेरा नाम ओम है और आज मैंने सोचा कि जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था के आधार के शीर्ष पर है, यानी जाति व्यवस्था, उस पर बात की जाए। जाति व्यवस्था क्या है? किन ऐतिहासिक संदर्भों में ये भारतीय समाज की व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा बनी? वे कौन से कारक थे जिससे जाति व्यवस्था कठोर हुई? किन मानकों के आधार पर यह तय हुआ कि कौन सी जाति ऊंची घोषित की जाएगी और कौन सी जाति को निम्न माना जाएगा? इसमें सुधार कैसे हुए और अंत में जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इन मुद्दों पर हम बात करेंगे। पहला, जाति व्यवस्था क्या है? जाति भारतीय समाज की एक विशिष्ट पहचान है जो जन्म आधारित श्रेणीबद्धता मतलब जो जन्म के आधार पर ही किसी व्यक्ति को घोषित कर दे कि वो समाज में क्या स्थान रखता है। अगर वो एक विशेष जाति में पैदा होता है और उस जाति की स्थिति समाज में ऊंची है, तो वो व्यक्ति जन्म भर उस अतिरिक्त लाभ का भोग करेगा। और यदि कोई व्यक्ति महज जन्म के संयोग से किसी निम्न जाति में पैदा हो जाता है, तो वे सारे अधिकार जो अन्यथा एक मनुष्य होने के नाते उस व्यक्ति को दिए जाने चाहिए थे, उससे छीन लिए जाते हैं। इसे बोलते हैं जन्म आधारित श्रेणीबद्धता। भारत में जाति जन्म आधारित श्रेणीबद्धता का एक उदाहरण है। अब बात करते हैं कि जाति व्यवस्था कैसे विकसित हुई। ऐतिहासिक संदर्भ में इसकी चर्चा देखते हैं। शुरू में क्या था कि जाति व्यवस्था जन्म पर नहीं अपितु कर्म पर आधारित थी। व्यक्ति किसी व्यवसाय का चयन करता था और उस एक विशेष व्यवसाय के आधार पर उस व्यक्ति की जाति को घोषित कर दिया जाता था। पर्याप्त छूट रहती थी कि कोई व्यक्ति एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय का चयन कर सकता है, अर्थात एक जाति से दूसरी जाति में जा सकता है। धीरे धीरे क्या होता है कि समाज के कुछ व्यवसायों की सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ऊपर चली जाती है और कुछ व्यवसाय समाज में हीन समझे जाने लगते हैं। इससे होता यह है कि हर व्यक्ति अधिक सामाजिक सम्मान की चाह में ऐसे व्यवसायों का चयन करने लगता है जिनकी समाज में इज्जत है। इससे समाज में जो हीन व्यवसाय समझे जाते हैं उन पर लोग काम नहीं करते हैं। समाज के संतुलन के लिए बेहद आवश्यक है कि हर एक व्यवसाय हो। जितना जरूरी पूजा पाठ करना है, उतना ही जरूरी लकड़ी काटना है, उतना ही जरूरी सफाई करना है। अब समाज में अगर कोई व्यक्ति लकड़ी नहीं काटेगा, सफाई नहीं करेगा, तो समाज कैसे चलेगा? इसके लिए अब ये तय हुआ कि जाति व्यवस्था के बंधनों को कठोर कर दिया जाए। यानी एक बार व्यक्ति ने जिस व्यवसाय का चयन कर लिया, अब वह व्यक्ति और उसकी होने वाली सभी संतानें उस व्यवसाय का ही चयन करेंगी। इस तरीके से जाति व्यवस्था के बंधनों को समाज में संतुलन कायम करने के लिए कठोर कर दिया गया। अब वे कौन से मानक हैं जिनके आधार पर किसी जाति को ऊंचा समझा जाता है और किसी जाति को नीचा समझा जाता है? तो श्रीनिवासन एक समाजशास्त्री हैं, वो इस बारे में बताते हैं कि जाति व्यवस्था दो घटकों से मिलकर बनी हुई है। पहला सांस्कृतिक घटक और दूसरा है आर्थिक घटक। समाज की जिस जाति की पहुंच इन दोनों घटकों तक है, वे लोग समाज में उच्च समझे जाते हैं। अब सांस्कृतिक घटक क्या है? सांस्कृतिक घटक का मतलब है धर्म के वे प्रावधान जिसमें रीति रिवाज है, पूजा पाठ है, मंत्रों का उच्चारण है, पवित्र किताबों का पाठन है, इन तक जिस व्यक्ति की पहुंच है। एक लंबे समय तक समाज की कुछ जातियों को इन चीजों से दूर रखा गया, जिससे सांस्कृतिक रूप से उनकी स्थिति नीचे चली गई। दूसरी ओर आते हैं आर्थिक घटक। जब प्राचीन काल में क्या होता था कि राजा के पास ही सारी संपत्ति रहती थी और राजा अपनी संपत्ति का वितरण उन्हीं लोगों में करता था जो सांस्कृतिक रूप से उच्च हैं। इस प्रकार से जो लोग सांस्कृतिक रूप से लाभान्वित हुए वही आर्थिक रूप से लाभान्वित हुए, और जो लोग सांस्कृतिक रूप से हीन हुए, आर्थिक घटक पर भी उनकी स्थिति दयनीय होती चली गई और दोनों ही स्तरों पर दयनीय होने के कारण उनकी जाति को बहुत ज्यादा निम्न समझा जाने लगा। ये वो दो घटक थे जिसके आधार पर किसी जाति की समाज में हैसियत तय हुई। अब आता है कि जाति प्रथा जो है, जाति व्यवस्था है, वो लचीली कैसे हुई। ये एक लंबे समय तक जाति व्यवस्था कठोर बनी रही। मध्यकाल में क्या होता है, 7वीं सदी के आसपास भारत में इस्लाम का आगमन होता है। इस्लाम का प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ता है। इस्लाम की एक सबसे सुंदर बात जो है वो ये है कि वो सैद्धांतिक स्तर पर समानता की वकालत करता है। हालांकि वे लोग जो किसी अन्य धर्म से परिवर्तित होकर इस्लाम में गए, व्यवहारिक रूप से उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही,
लेकिन कम से कम सैद्धांतिक रूप से वो समानता की वकालत करता है। अब भारतीय समाज के वो लोग, जो लोग भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के निम्न स्तर पर थे, उनके पास एक मौका था कि वो इस्लाम में जाकर अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं, और बहुत से लोगों ने ऐसा किया और धर्म परिवर्तन हुआ। अब हिंदू धर्म के सामने एक संकट था, या तो हिंदू धर्म अपने लोगों को अन्य धर्म यानी इस्लाम में चला जाने दे, या फिर धर्म के बंधनों को ढीला करे। हिंदू धर्म ने धर्म के बंधनों को ढीला किया और सांस्कृतिक स्तर पर कुछ रियायत दी। दक्षिण भारत में अलवार संत और नयनार संत विष्णु और शिव के भक्त संत थे। इन्होंने समाज के निम्न वर्गों को भक्ति के माध्यम से मोक्ष का रास्ता दिखाया, यानी सांस्कृतिक घटक पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की। उत्तर भारत में रामकृष्ण धारा और कृष्ण भक्त धारा श्री रामानुजाचार्य आचार्य राम भक्त के माध्यम से, ये भक्ति के माध्यम से निम्न वर्ग की भागीदारी उत्तर भारत में सुनिश्चित हुई। इस प्रकार पहली बार सांस्कृतिक घटक के रूप में निम्न जातियों के साथ थोड़ी रियायत बरती गई। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे अंग्रेज भारत आए और अंग्रेजों के साथ क्रिश्चियनिटी भी भारत में आई, और फिर हिंदू धर्म के सामने ये संकट दोबारा उत्पन्न हुआ, और दोबारा हिंदू धर्म के जो सांस्कृतिक घटक के मानक थे उनको ढीला किया गया। और अंग्रेजों के समय भारत में बड़े पैमाने पर धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए, जैसे आर्य समाज आंदोलन, ब्रह्म समाज आंदोलन, इस प्रकार के कुछ आंदोलन, जिसमें निम्न वर्ग को थोड़ा उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया। अंग्रेजों के साथ एक अलग चीज हुई। अभी तक जो रियायत निम्न जाति के साथ बरती जा रही थी वो केवल सांस्कृतिक घटक के रूप में बरती जा रही थी। अंग्रेजों ने क्या किया कि पहले जो राजा नौकरी देता था वो जाति के आधार पर देता था। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को बदल दिया। अब अंग्रेजों के शासनकाल में जो नौकरियां दी जाने लगी वो योग्यता के आधार पर दी जाने लगी। जो व्यक्ति योग्य होगा वो चाहे जिस जाति से संबंधित हो उसको नौकरी मिल जाएगी। अतः अंग्रेजों के आगमन के साथ पहली बार भारत में आर्थिक घटक के स्तर पर निम्न वर्ग की स्थिति को मजबूत किया गया। अब क्या होता है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। शुरू में स्वतंत्रता के बाद क्या होता है कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, फिर चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर हों, महात्मा गांधी हों, जवाहरलाल नेहरू हों, सरदार पटेल हों, इन सभी ने और भी बहुत से लोग बैठकर जाति के दोनों स्तरों पर सांस्कृतिक और आर्थिक जो बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। सांस्कृतिक घटक पर छुआछूत को अपराध माना गया, मंदिरों में प्रवेश की अधिकार दिए गए, आर्थिक स्तर पर देखा जाए तो आरक्षण प्रदान किया गया, भूमि का पुनर्वितरण, राजनीतिक आरक्षण दिया गया, और जाति व्यवस्था की कुरीतियों को खत्म करके जो समाज में असमानता और भेदभाव है उसको खत्म करने का प्रयास किया गया। अब जाति व्यवस्था को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन 1950-1980 के बाद होता क्या है कि जाति के साथ एक तीसरा घटक जुड़ जाता है, वो है राजनीतिक घटक। लोग जाति को अपनी राजनीतिक अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम बनाने लगे, जातिगत गठजोड़ होने लगे, और राजनीति जातिगत गठजोड़ के माध्यम से होने लगी, इसलिए जाति खत्म नहीं हो पाई। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है बसपा, जो तथाकथित रूप से निम्न वर्ग की राजनीति करती है। अब बहुत से लोग बसपा को सिर्फ इस आधार पर कि वो हमारे समाज की पार्टी है वोट देते हैं, हमारी जाति की पार्टी है वोट देते हैं। हालांकि बसपा के शासनकाल में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, इस आधार पर भी बहुत से लोग बसपा को वोट करते हैं, लेकिन मुख्यतः इस आधार पर कि वो हमारी जाति की पार्टी है बसपा को वोट करते हैं। राजनीतिक घटक के माध्यम से जाति व्यवस्था अभी भी अस्तित्व में है। अब सवाल है कि जाति व्यवस्था को खत्म कैसे किया जा सकता है। पहला तो ये कि जाति व्यवस्था हम पहले देख चुके हैं कि एक भारतीय समाज की विशिष्ट पहचान है। एक तर्क ये दिया जाता है कि सभी को भारतीय घोषित कर दिया जाए और जाति के बंधनों को खत्म कर दिया जाए, लेकिन भारतीय एक सामान्य पहचान है, सभी लोग भारतीय हैं, ये एक सामान्य पहचान है। जाति एक विशिष्ट पहचान है। एक सामान्य पहचान एक विशिष्ट पहचान को रिप्लेस नहीं कर सकती, खत्म नहीं कर सकती। एक विशिष्ट पहचान को रिप्लेस करने के लिए एक विशिष्ट पहचान ही चाहिए। कोई व्यक्ति किसी जाति से संबंधित है, अगर वह उसके साथ एक विशिष्ट पहचान अर्जित कर लेता है, जैसे वह एक संगीतकार हो जाता है, वह एक डॉक्टर हो जाता है, वह एक वकील हो जाता है, वह एक खिलाड़ी हो जाता है। अब किसी व्यक्ति के बारे में वह एक वकील है, ज्यादा कारगर पहचान है
इससे कि वह एक जाति से संबंधित है। एक विशिष्ट पहचान जैसे ही समाज का कोई व्यक्ति अर्जित करता है, वह अपनी जातिगत पहचान को पीछे छोड़ देता है। जिस अगर समाज में सारे लोग एक विशिष्ट पहचान अर्जित कर लेते हैं, तो ही जाति व्यवस्था, जो जाति की पहचान है, उसको कम किया जा सकता है। दूसरा, जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए जितने भी आंदोलन चलाए गए, वो समाज के निम्न वर्ग द्वारा चलाए गए। चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर हों, ज्योतिबा राव फूले हों, पेरियार हों, समाज का उच्च वर्ग जाति व्यवस्था की कुरीतियों को दूर करने के लिए बड़ी सक्रिय भागीदारी में नहीं रहा। अगर समाज का उच्च वर्ग अपने अतिरिक्त लाभों को छोड़ने को तैयार हो जाए और उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के साथ जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक आंदोलन चलाया जाता है, तो इस बात की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं कि जाति व्यवस्था के प्रभावों को शून्य किया जा सकता है। जैसे कि अगर आरएसएस जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाता है, तो जब तक समाज के सभी वर्गों की, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, जिनको जाति व्यवस्था से लाभ मिला, जिनको जाति व्यवस्था से हानि हुई, दोनों लोग साथ में नहीं आएंगे, इस व्यवस्था को तोड़ पाना, खत्म कर पाना बड़ा मुश्किल है। ये मेरे अपने विचार हैं जाति व्यवस्था को लेकर। धन्यवाद।